नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में किक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो स्पाइस 250 को लेकर आ रही है। जिस तरीके से भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल करके दुश्मनों को तबाह कर दिया था, ठीक वैसे ही अब स्पाइस का एक छोटा वर्जन यानी कि स्पाइस 250 को इजराइल ने भारत को ऑफर किया है। इस बम को इजराइल की हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाती है। ये नेक्स्ट जनरेशन का हवा से जमीन पर मार करने वाला प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है। इसका मतलब ये है कि अगर लंबी दूरी से स्पाइस 250 बम को दागा जाए तो ये अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता के साथ भेज सकता है। इस बम का इस्तेमाल अभी इजराइल की एयरफोर्स भी कर रही है। कई रिपोर्टों में ये भी खुलासा हुआ है कि गाजा पट्टी में हाल में इजरायली वायुसेना ने हवाई हमले में इसी बम का इस्तेमाल किया था। इस बम की बेहद सटीकता से घनी आबादी में मौजूद हमास के कई ठिकानों को बर्बाद किया गया था। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस बम के इस्तेमाल करने की पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में बेंगलुरु के येलंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एरो इंडिया शो में इजराइल की कंपनी ने स्पाइस 250 एक्सटेंडेड रेंज बम का प्रदर्शन किया था। यह स्पाइस बम फैमिली का सबसे नया मेंबर है। 2 साल पहले राफेल ने स्पाइस 250 मिसाइलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के साथ ऑटोमेटिक लक्ष्य की पहचान करने वाली ATR टेक्नोलॉजी से भी लैस किया था। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का ये दावा है कि ये बम काफी सटीकता से स्थिर और गतिमान लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। एक बार उड़ान के दौरान ये कई लक्ष्यों को आसानी से ट्रैक कर सकता है और उनमें से एक को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से भेद भी सकता है। यही कारण है कि इस बम को अपनी श्रेणी का सबसे घातक हथियार माना जा सकता है। और यह अत्याधुनिक बम GPS की गैर मौजूदगी वाले क्षेत्रों में भी अपना काम कर सकता है। इतना ही नहीं, दिन हो या रात, मौसम चाहे कैसा भी हो, उसमें भी इसे दागा जा सकता है। ये बम केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र से भी अपने टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। छोटे और हल्के वजन वाले स्पाइस 250 यानी कि 250 बम को तेजस जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट से भी आसानी से छोड़ा जा सकता है। साथ ही इसे इंटीग्रेटेड भी किया जा सकता है। इस बम को लड़ाकू विमान के सामान्य हार्ड पॉइंट्स के अलावा स्मार्ट क्वाड रैंक यानी कि SQR पर भी लगाया जा सकता है। डील तो दोस्तों बहुत अच्छी है। भारत को ऑब्वियस सी बात है स्पाइस 2000 के बाद स्पाइस 250 को भी लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हल्का भी है और साइज में भी छोटा है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें अब अपने इसी तरीके के बम्स को बनाने की ज़रूरत है। और अगर इजराइल इस स्पाइस 250 को भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाना चाहेगा तो भारत को ऑब्वियसली इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ताकि भारत में भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ सके और हम खुद भी स्वदेशी रूप से इन बमों को विकसित और एक्सपोर्ट भी कर सके। आपको क्या लगता है, क्या भारत को स्पाइस 250 लेनी चाहिए या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो है भारत चीन को लेकर। दोस्तों, भारत चीन मामलों पर बातचीत के लिए बनी WMCC की आज 22वीं बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर स्थिति को लेकर बातचीत हुई है। दोनों पक्षों ने अच्छे माहौल में खुलकर बातचीत की। इसी के साथ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों में LAC पर बाकी के बचे मुद्दों पर जल्द ही समाधान तलाशने का प्रयास भी किया जाएगा और इसके लिए सहमति भी जताई गई है। इस संबंध में दोनों पक्ष राजनीति और सैन्य तंत्र के माध्यम से संवाद और संचार बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। वे इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि दोनों पक्ष जमीन पर स्थिरता सुनिश्चित करेंगे और किसी भी अप्रिय घटना को बढ़ने नहीं देंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष जल्द ही सीनियर कमांडर स्तर की 12वें दौर की बातचीत के लिए भी राजी हुए हैं ताकि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। हालांकि बातचीत का पहलू जो है वो सकारात्मक रहा, लेकिन दोस्तों, चाइना पर विश्वास करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तो ऐसे में जो भी बातचीत हो रही है उस पर भारत को ध्यान रखना है और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के छलावे में नहीं आना है, क्योंकि शुरुआत उसने की है, ना कि भारत ने। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में सेना अब मिलिटेंट विरोधी अभियान, जिसे कि एंटी मिलिटेंट कैंपेन कहा जाता है, उसमें अमेरिका की M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल कर रही है और इसकी मदद से सेना को कई बड़ी सफलताएं भी मिली है, जिसमें खुद का नुकसान 0 के बराबर हो रहा है। सुरक्षा बलों के द्वारा M4 कार्बाइन इस्तेमाल करने का सबूत दक्षिण कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान मिलिटेंट को सरेंडर करने की अपील वाली वीडियो से मिल रहा है। इस वीडियो में सेना के एक जवान के हाथ में साफ साफ ये राइफल देखी जा रही है। इस मुठभेड़ के दौरान जहां सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट को मार गिराया, वहीं एक को जिंदा सरेंडर करने के लिए मनवा लिया। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि
एक पुख्ता रणनीति के साथ साथ M4 कार्बाइन राइफल भी एक कारण माना जा सकता है जिससे मिलिटेंट विरोधी अभियानों में सफलता मिल रही है, वो भी जीरो कैजुअलिटी के साथ ही ये भी बताया गया है कि इस राइफल की एक अच्छी रेंज है, साथ ही साथ इसका निशाना भी सटीक होता है। इस राइफल से लगाया गया निशाना चूकने की संभावना भी बहुत कम होती है। यही नहीं, भारतीय सेना वहां पर AK-47 के साथ साथ इंसास राइफल का भी इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि पहली बार अमेरिकी मूल के M4 की तस्वीरें 2017 में देखी गई थी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज WMCC की बैठक हुई है उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा प्लान है कि वे अब 2 दिन के लिए लद्दाख विजिट पर जाएंगे और इस दौरान उनके साथ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। लद्दाख दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 14 कोर में सेना के अधिकारियों के द्वारा ताजा हालातों पर ब्रीफ दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें BRO की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ब्यौरा दिया जाएगा। उसके बाद वो फॉरवर्ड इलाकों में सैनिकों से मिलने और जमीनी हालातों का जायजा लेंगे। करीबन एक हफ्ते पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया था। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा था कि टैक्टिकल सड़कों से न केवल संपर्क को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास सुरक्षा बलों को तेजी से पहुंचाया भी जा सकेगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला BRO पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की सुविधा और बॉर्डर तक सैनिकों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए लगातार सड़कों का जाल बिछा रहा है। संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर के सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 सड़कों पर काम जारी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सबसे ज्यादा सड़कें हैं। दोस्तों अगली अपडेट नेपाल और चाइना को लेकर आ रही है। दोनों देश भारत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और इस बात का उदाहरण है चाइना नेपाल रेलवे। चीन और नेपाल के बीच बनने वाला रेलवे लिंक हिमालय की पहाड़ियों में सुरक्षित इलाके से होकर गुजर सकता है। प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों ने इस बारे में जानकारी दी है। $8 अरब के इस प्रोजेक्ट की मदद से नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित जोन में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चीनी कानून के खिलाफ है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक दोनों देशों के बीच 1000 किलोमीटर सीमा पर 6 रूट प्रस्तावित हैं। इनमें से किसे चुनना है इसे लेकर चीनी एक्सपर्ट बटे हुए हैं। सबसे ज्यादा विवाद माउंट कोमोलंगम नेशनल पार्क पर है, जहां पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। ये एक प्रोटेक्शन जोन है। आखिरकार इस रास्ते से 30 किलोमीटर के एक टनल से रेलवे को गुजारने का फैसला किया गया है। चीनी इंजीनियरों के मुताबिक टनल का 1/3 से ज्यादा हिस्सा नेशनल पार्क के प्रोटेक्शन जोन में आएगा, लेकिन ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगा। ये चीन के क्षेत्र में आएगा और हिमालय से होकर गुजरने वाला पहला टनल होगा जो तिब्बत और नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ेगा। जहां एक तरफ इन दोनों देशों की प्लानिंग चल रही है रेलवे नेटवर्क की, तो वहीं भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत नेपाल के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है, लेकिन चीन हाल के सालों में इस क्षेत्र में आगे निकल गया है। नेपाल चीन और भारत के बीच बफर जोन का काम भी करता है। भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव बना हुआ है। ऐसे में नेपाल के साथ चीन की नजदीकियां और बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके जरिए चीन भारत को चुनौती भी देना चाहेगा और नेपाल के संसाधनों का इस्तेमाल भी करना चाहेगा। यानी कि दोस्तों साफ तौर पर आप समझ चुके थे कि जो नेपाल के ये तीखे बोल भारत के खिलाफ आ रहे थे उसके पीछे का रीजन चाइना ही है। अब तो साफ हो गया है कि चीन नेपाल में घुसने वाला है और उसकी प्लानिंग तैयार हो चुकी है और वो सीधा काठमांडू कनेक्ट कर जाएगा। तो ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए गृह मंत्रालय लगातार अपनी फोर्स को डिप्लॉय कर रहा है नेपाल बॉर्डर पर, क्योंकि नेपाल के जरिए भी चाइना किसी बड़ी हरकत को अंजाम दे सकता है और भारत को घेरने का पूरा प्लान चाइना ने बना रखा है। इसीलिए हर बात पर नजर रखनी होगी, हर चाल पर नजर रखनी होगी। इसी के साथ साथ भारत को अब नेपाल को भी अपने तेवर दिखाने की जरूरत पड़ गई है। अगर ये रेलवे नेटवर्क जुड़ता है तो भारत को कंप्लीटली व्यापार बंद कर देना चाहिए नेपाल के साथ और नेपाल की बॉर्डर्स को भी सील कर देना चाहिए। अगली अपडेट निर्भय मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल भारत के द्वारा लंबी दूरी तक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की जो रिपोर्ट आई थी वो खबर फेक थी। डीआरडीओ के सूत्रों ने बताया कि मिसाइल का ऐसा कोई परीक्षण नहीं हुआ है। स्वदेशी STFE इंजन के साथ निर्भय मिसाइल का परीक्षण अभी किया जाना बाकी है और एक बार मिसाइल की असेंबली पर काम कर रही टीम के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों यानी कि निर्भय मिसाइल का कोई परीक्षण नहीं हुआ है। ये खबर सरासर गलत और झूठ थी, लेकिन अब जो परीक्षण होगा वो स्वदेशी रूप से विकसित STFE इंजन के द्वारा किया जाएगा। अगली अपडेट राफेल लड़ाकू विमान को लेकर आ रही है।
राफेल लड़ाकू विमान ने बिना रुके 12 घंटे तक उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस फ्रांसीसी लड़ाकू विमान ने प्रशांत महासागर में स्थित एयरबेस की यात्रा के दौरान 12 घंटे में 17,000 किलोमीटर की दूरी तय की। आज से पहले कोई भी राफेल विमान इतनी दूरी तक बिना रुके यात्रा नहीं कर पाया है। इससे पहले फ्रांस से भारत की 6,700 किलोमीटर की दूरी राफेल लड़ाकू विमान ने बिना रुके तय की थी। राफेल विमानों ने ये दूरी कैलिफोर्निया से उड़कर दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांसीसी एयरबेस तहाती तक पहुंचने के दौरान तय की है। इस दौरान राफेल विमान में हवा में 7 बार ईंधन भरा गया। पहली बार की उड़ान में वे अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस में पहुंचे। यहां से दूसरी बार उड़ान के लिए उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए तहाती में सुरक्षित लैंडिंग की। अगली अपडेट इसरो और इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना और इसरो के सहयोग से एक रियल टाइम एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि RTATS को विकसित किया जा रहा है, जिससे कि भारत के परिवहन बेड़ों में भी लगाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों के अनुसार सिस्टम के लिए तकनीकी स्पेसिफिकेशन यानी कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसरो के द्वारा तैयार किया गया है और प्रोटोटाइप का विकास और निर्माण उद्योग के द्वारा किया जाएगा। परीक्षण और मूल्यांकन भारतीय वायुसेना के द्वारा एक एयरबेस पर AN-32 विमानों पर किया जाएगा। RTATS को भारत के गगन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ नेविगेशन और अमेरिका के GPS के साथ भी ये संगत होगा। भारतीय हवाई क्षेत्र में मैनेजमेंट और निगरानी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा गगन मिशन की कल्पना की गई थी। आपको बता दें कि दुनिया भर में कई सैन्य और नागरिक विमानों पर नजर रखने के साथ साथ हवाई क्षेत्र के प्रबंधन के लिए अलग अलग तरीके के RTATS का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स अपने कुछ बड़े परिवहन विमानों को रियल टाइम ट्रैकिंग ADS-B जो कि एक नई पीढ़ी का अत्यधिक सटीक सैटेलाइट आधारित विमान स्थिति और ट्रैकिंग प्रणाली है, उससे लैस कर रहा है, जिसका इस्तेमाल अब कुछ देशों के लिए अनिवार्य भी हो गया है। आपको बता दें कि ADS-B रियल टाइम ट्रैकिंग जानकारी देता है और ये आम जनता के लिए भी उपलब्ध है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने परिवहन विमानों में इमरजेंसी बीकॉन्स भी लगाए थे, लेकिन ये केवल दुर्घटना के मामले में साइट के स्थान को प्रसारित करने के लिए एक्टिव होते हैं और उड़ान डेटा बीम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।